नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज हम पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन और इन हार्मोनों का हमारे शरीर में क्या योगदान है से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। इससे पहले के सेशन में हम लोग पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से जुड़े हुए जितने हार्मोन्स है उस पर वीडियो बनाया है, आप लोग उसे भी देख लेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम पैराथायराइड ग्रंथि पे ध्यान केंद्रित करेंगे कि पैराथायराइड ग्रंथि से कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पैराथायराइड का एक अन्य नाम है, इस अन्य नाम को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? पर-आउटू ग्रंथि। तो ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में कभी कभी विद्यार्थियों को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए पैराथायराइड शब्द की जगह पर-आउटू शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो पर-आउटू ग्रंथि किस ग्रंथि का अन्य नाम है? तो पैराथायराइड ग्रंथि का ही अन्य नाम है पर-आउटू ग्रंथि। अब पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो इसके हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। यानी पैराथायराइड हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके ग्रंथि का जो नाम है वही इसके हार्मोन का नाम है। यानी ग्रंथि के भी नाम है पैराथायराइड और हार्मोन का भी नाम है पैराथायराइड। तो आप लोग इसे आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैराथायराइड ग्रंथि से। अब देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। यानी पैराथायराइड ग्रंथि जैसे पैराथायराइड ग्रंथि से जो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होता है उसका मनुष्य के शरीर में क्या कार्य है या मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है। तो यह पैराथायराइड हार्मोन मनुष्य के रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। क्या करता है? मनुष्य के शरीर के रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। और यह हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है या किस ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन है? तो पैराथायराइड हार्मोन का। नियमन का मतलब होता है कि रक्त में जितना कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए उतनी ही मात्रा को यह हार्मोन बनाए रखता है। अब देखते हैं कि मानव के शरीर में जब पैराथायराइड हार्मोन का अल्प स्रावन होता है तो क्या प्रभाव होता है, और मानव के शरीर में जब अति स्रावन होता है पैराथायराइड हार्मोन का तो किस प्रकार का यह रोग प्रदान करता है। तो जब मानव के रक्त में पैराथायराइड हार्मोन का अल्प स्रावन होता है तो मानव को एक रोग होता है और उस रोग का नाम है टिटेनी रोग। ध्यान रखेंगे कि जब पैराथायराइड हार्मोन का रक्त में अल्प मात्रा में स्रावन होता है तो एक रोग होता है टिटेनी रोग। और टिटेनी रोग जब किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति पर किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं? तो कंकाल पेशियों में ऐंठन, जकड़न एवं कंपन होने लगता है। यानी टिटेनी रोग जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति के कंकाल पेशियों में ऐंठन होगा, जकड़न होगा और कंपन होने लगता है। किस रोग में? टिटेनी रोग। और टिटेनी रोग किस कारण से होता है? पैराथायराइड हार्मोन के रक्त में अल्प मात्रा में स्रावन से होता है। अब देखते हैं कि जब रक्त में पैराथायराइड हार्मोन का अति स्रावन होता है यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावन होता है तो कौन सा रोग होता है? इस रोग का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ध्यान देंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग कैसा होता है? जब मानव के रक्त में पैराथायराइड हार्मोन का अति मात्रा में स्रावन होता है तो यह रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग। और ऑस्टियोपोरोसिस रोग जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति के हड्डी से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है जिससे हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती है। ध्यान देंगे कि जब हड्डियों से कैल्शियम का निष्कासन होने लगता है तो हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती है। किस रोग में? ऑस्टियोपोरोसिस रोग में।
तो पैराथायराइड हार्मोन से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक अल्प स्रावन से और एक अति स्रावन से। जब पैराथायराइड हार्मोन का रक्त में अल्प मात्रा में स्रावन होगा तो टिटेनी रोग होगा, और जब पैराथायराइड हार्मोन का रक्त में अति मात्रा में स्रावन होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगा। अब देखते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो अधिवृक्क को सबसे पहले आप लोग जाने कि इससे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि के अंग्रेजी नाम को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अधिकांश एग्जाम में अधिवृक्क ग्रंथि के जगह एड्रिनल ग्लैंड्स का भी प्रयोग करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स किसे कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि को। अब देखते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी एड्रिनल ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं। तो पहला हार्मोन एक हो जाता है एल्डोस्टेरोन, दूसरा हो जाता है कार्टिसोल और तीसरा एंड्रोजन। यानी तीन यह प्रमुख हार्मोन है किस ग्रंथि के? एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि के। और ये तीन हार्मोन कौन से हैं? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और एंड्रोजन। तो अब देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस तरह भूमिका अदा करता है हमारे शरीर में। तो यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन रक्तचाप को विनियमित करता है, यानी मानव के शरीर में रक्तचाप को विनियमित करता है, यानी जितनी मात्रा में रक्तचाप होनी चाहिए या ब्लड प्रेशर जितनी होनी चाहिए उसको यह विनियमित करता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। अब दूसरा अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है जिसका नाम है कार्टिसोल। अब कार्टिसोल किस प्रकार मानव के शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसको देखते हैं। तो यह मानव में जब तनाव की स्थिति होती है तो तनाव के समय एवं विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेना, यानी जब मानव तनाव की स्थिति में होता है या किसी विपरीत परिस्थिति में फंसा रहता है, उस परिस्थिति में मानव सही निर्णय किस हार्मोन के कारण लेता है? तो इसी कार्टिसोल हार्मोन के कारण। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है या वह व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति या बुरे स्थिति में फंस जाता है तो कैसे आपको तनाव से बाहर निकालना है और कैसे उस बुरे परिस्थिति से बाहर निकालना है, उस समय यह सही निर्णय लेने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? कार्टिसोल। और कार्टिसोल से कौन सा हार्मोन स्रावित? कार्टिसोल मदद करता है, और कार्टिसोल अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब तीसरा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। तब एंड्रोजन हार्मोन से जुड़े हुए जो पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस एंड्रोजन हार्मोन का क्या कार्य है। तो यह पुरुष विशेषताओं एवं प्रजनन हेतु जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन मनुष्य में पुरुष विशेषताओं यानी पुरुष की जो जो विशेषताएं आती हैं, जैसे आपको पुरुष जैसा आवाज हो गया, पुरुष जैसा चाल ढाल हो गया, पुरुष जैसा आपको दाढ़ी हो गया, मूछ हो गया, इस पुरुष विशेषताओं को निर्धारित करने में यही एंड्रोजन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रजनन हेतु भी यही जिम्मेदार होता है। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि पुरुष विशेषताओं और प्रजनन के निर्धारण हेतु कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो एंड्रोजन हार्मोन जिम्मेवार होता है। और एंड्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि किस प्रकार का ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखेंगे कि जब एंड्रोजन हार्मोन का अतिस्रावन होता है, यानी जितनी जरूरत है उससे अधिक जब स्रावित होने लगता है या बनने लगता है, तो पुरुषों में किस प्रकार का रोग होता है और महिलाओं में किस प्रकार का रोग होता है। यानी पुरुषों में होने वाले रोग का क्या नाम है और महिलाओं में होने वाले रोग का क्या नाम है। तो जब इस हार्मोन का एंड्रोजन हार्मोन का अतिस्रावन होता है, यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब पुरुषों में स्रावन होने लगता है, तो पुरुषों में होने वाले रोग को कहते हैं गायनेकोमास्टिया। ध्यान देंगे, इस रोग का क्या नाम है? गायनेकोमास्टिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि गायनेकोमास्टिया तो सबसे पहले किस हार्मोन के अतिस्रावन से होता है? तो एंड्रोजन हार्मोन के स्रावन से होता है। और गायनेकोमास्टिया से कौन प्रभावित होता है?
तो पुरुष प्रभावित होता है। तो अब देखेंगे कि गायनेकोमास्टिया में किस प्रकार के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति को अगर गायनेकोमास्टिया रोग हो गया तो उस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति को गायनेकोमास्टिया रोग हो जाता है उस व्यक्ति को पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। यानी गायनेकोमास्टिया से प्रभावित पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण दिखने को मिलते हैं। किस रोग में? गायनेकोमास्टिया रोग में। तो महिलाओं जैसे लक्षण कैसे हो जाएंगे पुरुषों में? तो वह पुरुष, जो पुरुष गायनेकोमास्टिया से ग्रसित होगा उस पुरुष की आवाज महिलाओं जैसी हो जाएगी, चाल ढाल महिलाएं जैसी हो जाएगी, तथा इस पुरुष की दुग्ध ग्रंथियां महिलाओं जैसी निकल आएंगी। तो यह रोग बहुत ही खतरनाक है गायनेकोमास्टिया, और यह एंड्रोजन हार्मोन का इस रोग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एंड्रोजन जब किसी पुरुष में आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है तो इस रोग से पुरुष प्रभावित हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि महिला रोग, जब एंड्रोजन हार्मोन का आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रवण होता है तो महिलाओं को कौन सा रोग होता है? विरिलिज्म रोग। और विरिलिज्म रोग में क्या होता है? महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। यानी जो महिला विरिलिज्म रोग से प्रभावित होगी उस महिला में पुरुषों जैसे लक्षण, यानी पुरुषों जैसी आवाज हो जाएंगी, पुरुषों जैसा चाल ढाल हो जाएगा, पुरुषों जैसा दाढ़ी मूछ निकल आएंगे इत्यादि इस महिलाओं में लक्षण देखने को मिलने लगते हैं। तो किस रोग में? विरिलिज्म रोग में। तो विरिलिज्म रोग कैसे होता है? यानी जिस महिला में एंड्रोजन हार्मोन का आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रवण होता है वो महिला विरिलिज्म रोग से प्रभावित हो जाती है। तो हमने पैराथायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स थे उसको कवर किया। अब हम देखेंगे कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और पीनियल ग्रंथि से जुड़े हुए और कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि पीनियल ग्रंथि को हम लोग आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट्स है। हालांकि इस पे जितने भी पॉइंट्स है सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे और चीजों को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में यह सेट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि पीनियल ग्रंथि को, यानी किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं, तो पीनियल ग्रंथि को। अब पीनियल ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और मेलानिन। यानी पीनियल ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और तीनों हार्मोन का क्या नाम है? मेलाटोनिन, मेलानिन और सेरोटोनिन। तो अब तीनों हार्मोन का मानव के शरीर में क्या रोल है उसको देखते हैं। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला पहला प्रमुख हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन मनुष्यों के या मानवों के सोने, जागने एवं शरीर के जैविक लय को बनाए रखने का काम करता है। जैसे ही अंधेरा होता है इस हार्मोन का स्रवण शुरू हो जाता है और व्यक्ति सोने के लिए मजबूर हो जाता है, और जैसे ही लाइट जलता है तो यह हार्मोन का बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे सोने और जागने की क्रिया नियंत्रित होता है तथा शरीर के जैविक लय को बनाना, यानी कब सोना है, कब खाना है, कब आपको कौन सा काम करना है, इसको निर्धारित करने का काम यही मेलाटोनिन नामक हार्मोन करता है। और यह मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से। तो यहाँ से एग्जाम में बनेंगे कि सोने, जागने तथा शरीर के जैविक लय को बनाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन। और यह मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। तो सेरोटोनिन हार्मोन का क्या काम है उसको देखते हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसीलिए इसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन किसे कहते हैं? तो सेरोटोनिन को कहते हैं। और तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान कौन सा हार्मोन करता है? सेरोटोनिन। और यह सेरोटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन हो गया। अब तीसरा हार्मोन आ जाता है मेलानिन। यह मेलानिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला तीसरा प्रमुख हार्मोन है।
और इस मेलानिन हार्मोन का क्या काम है? त्वचा, आंख तथा बाल आदि का रंग निर्धारित करना। यानी मनुष्य के शरीर के त्वचा, बाल और आंख का जो रंग होता है या भविष्य में बनने की संभावना है, इस मेलानिन हार्मोन के कारण ही संभव हो जाता है। और ये मेलानिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से। अब चौथा महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार की भूमिका अदा करता है? तो आइए देखते हैं। तो थाइमस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होता है, एक थाइमिन हार्मोन और एक थाइमोसिन हार्मोन। इससे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं कि जो ग्रंथि का नाम है उसी से मिलता जुलता इसके हार्मोन का नाम ही है। तो थाइमस ग्रंथि, थाइमिन हार्मोन और थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमिन हार्मोन से स्रावित होने वाला प्रथम हार्मोन थाइमिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन है थाइमोसिन, जो इन दोनों हार्मोन में काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो थाइमोसिन हार्मोन का जो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है किस प्रकार की भूमिका अदा करता है? तो शरीर में टी लिम्फोसाइट या टी सेल के निर्माण को बढ़ाकर प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। तो यह थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? शरीर में टी लिम्फोसाइट या टी सेल के निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा कि यह टी लिम्फोसाइट या टी सेल क्या है? तो यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो शरीर में इधर उधर भ्रमण करती है और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है या प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। अब आता है थाइमस ग्रंथि से तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण विद्यालय भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण विद्यालय किस ग्रंथि को कहते हैं? तो थाइमस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण विद्यालय कहते हैं। तो आइए एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्ड टॉपिक है जिसे हम लोग बार बार रिवीजन करके ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज हमने जो सबसे पहला ग्रंथि के बारे में पढ़ा था उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम है पराआउटू ग्रंथि और पराआउटू ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का मेन कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना, यानी मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम मात्रा का नियमन करना। पैराथायराइड हार्मोन के अल्प स्रवण से एक टिटोनी रोग होता है और अति स्रवण से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। यह हो गया। अब दूसरा है महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से तीन हार्मोन स्रावित होता है, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल और एंड्रोजन। एल्डोस्टेरोन मानव शरीर के रक्तचाप को भी नियमित करता है और कार्टिसोल तनाव के समय विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का काम करता है। और एंड्रोजन हार्मोन जब अतिस्रवण होता है मानव के शरीर में तो पुरुषों में गायनेकोमास्टिया नामक रोग होता है और महिलाओं में विरिलिज्म रोग होता है। जिस पुरुष को गायनेकोमास्टिया रोग होता है उस पुरुष में महिलाओं के लक्षण प्रतीत होते हैं और जिन महिलाओं को विरिलिज्म रोग होता है उन महिलाओं में पुरुष जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होता है, एक थाइमिन हार्मोन और एक थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमिन हार्मोन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरा यह थाइमोसिन हार्मोन जो है काफी महत्वपूर्ण है। यह थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट या टी सेल के निर्माण को बढ़ाकर प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है और थाइमस ग्रंथि को ही टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण विद्यालय भी कहते हैं। और चौथा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को ही हम लोग आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी कहते हैं। और पीनियल ग्रंथि से स्रावित होते हैं तीन हार्मोन। प्रथम का नाम है मेलाटोनिन, दूसरा का नाम है सेरोटोनिन और तीसरा का नाम है मेलानिन। यह मेलाटोनिन हार्मोन सोने, जागने और शरीर के जैविक क्रियाओं को बनाए रखने का काम करता है और सेरोटोनिन हार्मोन तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। और मेलानिन हार्मोन व्यक्ति के त्वचा, आंख और बाल आदि का रंग निर्धारित करता है, इसीलिए
यह पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला तीनों हार्मोन काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और अगले सेशन में हम मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।